हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूं जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मैं दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो, इन सारे क्वेश्चन को मैंने एक एक पूरा का पूरा टाइप किया है। तो ये मैंने एकदम छाप छाप कर बीच बीच कर ऐसे क्वेश्चन टाइप किया है जो सीधे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग याद रखना, आप सब लोग जानते हो कि 16 फरवरी को यूपी बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम है। तो 16 फरवरी में ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम देखना, डिट्टू फंसेंगे, आप एग्जाम देकर आना। चलो एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ। बाकी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ देख सकते हो जो पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि शेखर एक जीवनी किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, ये शेखर एक जीवनी रचना है। हमें पूछ रहा कि यह किस विधा पे आधारित रचना है। ऑप्शन है कि जीवनी, आत्मकथा, नाटक, उपन्यास। अब देखो यहाँ पे अगर लड़के किसी को मालूम न रहे तो मुझे आशा है 90% वो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि शेखर एक जीवनी, ये नाम में ही जीवनी है, ये जीवनी विधा की रचना होगी और इस पे मतलब ओएमआर शीट में फर्स्ट भरेंगे। आप जानते हो कि आप लोग का ये 20 जो शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका ओएमआर शीट पे भरना होगा आंसर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई साहब अगर इसको देखकर आप मतलब ऐसे ट्रिक मारोगे तो। क्योंकि शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। जी हमें दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखित है और उपन्यास विधा की रचना है। ये 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगली देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। ओके, जो हंस पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। भाई सब इसका जानते भी होंगे कि हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3rd नंबर कि मैला आंचल के लेखक है। सारे के सारे क्वेश्चन यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब एकदम बीच बीच कर इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। तो मैला आंचल के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती है, अमृत राय है, या फणीश्वर नाथ रेणु है, अज्ञेय है। अज्ञेय मीन्स वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। देखो मैला आंचल जो है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। जी हमें दोस्तों, उपन्यास विधा की रचना है, ये भी याद रखनिया आप लोग रखना कि मैलांचल किस विधा की रचना है। तो उपन्यास विधा की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। ये भी काफी मस्त क्वेश्चन है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वाला, भारतेंदु युग। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 5वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रथम तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। अब देखो यहाँ पे काफी लड़कों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तारसप्तक काव्य संग्रह का क्या मतलब है। देखो मतलब उस समय कुछ मतलब कई सारे कवि मिलकर, ठीक है, और या मतलब लेखक मिलकर एक तरह से अपनी सारी रचनाओं का एक संगठित एक मतलब प्रकाशन किए, तो उसी को काव्य संग्रह, तारसप्तक काव्य संग्रह नाम दिया गया। जिसमें लगभग 7 लेखक मिलकर शायद किया था। चलो कितने किए थे वो हमें नो मैटर। ये मतलब इनका मेन प्रकाशन मतलब कौन था, प्रकाशक कौन था। तो अगर मैं बात करूँ तो हम लोग के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही थे। ठीक है, और यह 3 बार प्रकाशित किया गया। फर्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि 1943 में किया गया, सेकेंड 1951 में, और थर्ड वाला 1959 में। ये 3 किया गया। तो तीनों पूछता है। तो यहाँ प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 वाला। अगर द्वितीय पूछे तो 1951 ऑप्शन में होगा, और थर्ड पूछे तो 1959 होगा कहीं ये वाला। क्लियर। तो तीनों को मैंने बता दिया, तीनों याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हो 6 नंबर क्या है कि निम्न में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ओके, इनमें से एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। 4 कथन दिया हुआ है कि सरस्वती पत्रिका के की संपादक महादेवी वर्मा है। गलत भाई, महादेवी वर्मा तो कभी सरस्वती पत्रिका की संपादक ही नहीं रही है, ये गलत है। क्या भूलू कि याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बिल्कुल राइट है।
क्या भूलू के याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। दो आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं हरवंश राय बच्चन जी की, जो हर साल आती है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखना। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, अरे यार ये भी हम लोग 6 नंबर, ये भी 6 नंबर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसी को 6 नंबर ले लेते हैं। एक ये एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया, यानी अंत में 20 नहीं, हम लोग 21 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देखो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ओके, साकेत जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की, यानी हमें लेखक का नाम पूछ रहा है कि साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है। मैथिली शरण गुप्त है, हरिऔध है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है या प्रेमचंद है। ये हम लोग के 4 ऑप्शन है प्रश्न संख्या 6 के लिए। देखो यहाँ साकेत महाकाव्य के लेखक आप सब लोग जानते हो यार कि मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, काफ़ी फेमस रचना है। तो ये हम लोग का 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट यार, माफ़ करना थोड़ा। चलो 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर आप लोग देख सकते हो, 7वां प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है कि चिंतामणि के लेखक हैं। ओके, चिंतामणि के लेखक कौन है हमें ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, भूषण, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर जो मित्रता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सब लोग जानते होंगे, इनकी सारी रचनाएं आपको याद भी होंगी, काफ़ी फेमस है। इनका जीवन परिचय भी आएगा 100% आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क में, तो याद कर लेना रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय याद कर लेना गद्य वाले पार्ट में, ठीक। चलो उसके बाद अगला 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, ठीक है। ओके, बिहारी है, हरिऔध है, जयशंकर प्रसाद और केशव दास। ये हम लोग का 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा, तो इसका हम लोग का ये सही हो जाएगा, हरिऔध, ठीक है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध है, ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। जैसे अज्ञेय जी को हम लोग 60 में मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है पूरा नाम, तो उनको 60 में अज्ञेय बोल देते हैं, तो इनको भी 60 में हम लोग हरिऔध बोल देते हैं, ठीक है। पूरा नाम इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्लियर। चलो, तो प्रिय प्रवास के रचनाकार ये हैं। तो 8वां प्रश्न भी क्लियर। अब चलो इधर हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न देखो, अब ये आप लोग का ये ओके, अब ये व्याकरण सेक्शन से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ प्रश्न है कि नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा में कौन सा रस है। ओके, ये हमें लाइंस दी हुई है और इसमें हमें रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। देखो, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, ये इसका थोड़ा मैं अर्थ बताया तो उसके बाद आपको छांटने में आसानी होगी। देखो, जब भगवान शिव है उनकी शादी होने जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के मतलब लोगों को देखकर, विभिन्न प्रकार के उनके वाहनों को देखकर तो लोग काफ़ी हंसते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मतलब हंसने का मतलब यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा, मतलब हंसी उत्पन्न होगी, तो यहाँ कौन सा रस होगा, तो हास्य रस, सिंपल ये वाला, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ 10 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या है कि सोठा के विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। देखो, चरण मीन्स क्या, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे लिखा होगा कुछ लाइन, कामा यहाँ एक लाइन लिखी होगी, फिर यहाँ एक लाइन, फिर कामा यहाँ एक लाइन। तो इसको प्रथम चरण, इसको द्वितीय चरण, इसको तृतीय चरण और इसको चतुर्थ चरण बोलते हैं। ये 4 चरण हो गए हम लोग के, ठीक है। ओके, तो देखो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि सोठा के विषम चरण अर्थात पहले विषम, यानी पहला और तीसरा जो होगा वो विषम चरण हो जाएगा, और दूसरा और चौथा हम लोग का सम चरण हो जाएगा। तो ये विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में हमें मात्राओं की संख्या बतानी कि मात्राओं की संख्या कितनी कितनी होती है। तो देखो, जो पहला होता है ये पहला चरण, उसमें 11, दूसरे में 13, तीसरे में फिर 11 और चौथे में फिर 13 मात्राएं होती है। तो हमें विषम चरण पूछ रहा है, यानी पहले और तीसरे में, तो हमें 11 मात्राएं होंगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। सम चरण भी याद रखना है, यानी दूसरा और चौथा भी पूछ सकता है कि सोठा के सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है, सिंपल, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो, ये हम लोग का 10वां प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न क्या है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बार पतंग में कौन सा अलंकार है। ओके, ये आपका जो तुलसीदास वाला वो चैप्टर है ना, उसी में ये लाइन्स दी हुई है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है, सिंपल सीधे सीधे याद रखना, रूपक अलंकार। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि अपहरण में उपसर्ग है। ओके, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है भाई। जो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो अप, यहाँ अप हम लोग का क्या हो जाएगा,
एक तरह से हम बोल सकते हैं उपसर्ग हो जाएगा, ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद देखो 13 नंबर में कि चतुराई में प्रत्यय, और प्रत्यय जो बाद में लगा होता है, तो यहाँ देखो यहाँ थोड़े लड़के गलती कर देंगे, चतु और राई, यहाँ पे राई पे क्लिक कर दोगे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चतुर एक यहाँ पे जो यहाँ शब्द बच रहा है इसका कोई मतलब भी होना चाहिए, तो चतुर प्लस आई, ठीक है, इक्वल टू ये चतुराई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा जो अंत में लगा होता है। क्लियर, तो ये 13 नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद देख लेते हैं अगला 13 के बाद 14 नंबर कि शताब्दी में कौन सा समास है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, शताब्दी में समास बताना है कि कौन सा समास है। देखो शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समय, शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समय, वर्षों का समय। तो ये शताब्दी क्या हमें डिनोट कर रहा है, मतलब एक संख्याबोधक शब्द है, संख्या हमें बता रहा है कि 100 वर्षों का समय। तो इसमें जो संख्याबोधक होता है उसको हम लोग सीधे द्विगु समास बोल देते हैं, वो द्विगु समास होता है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखो जैसे ये माता पिता आ जाएगा, माता पिता, तो बीच में ये देख रहे हो हाइफन आ गया डैश वाला, तो इसमें द्वंद्व समास होता है, हमेशा याद रखना। और आपके एग्जाम में 100% इन्हीं दो में से मतलब पूछेगा, मतलब 90% इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इन दोनों में डिफरेंस एकदम मतलब क्लियर रखना, क्योंकि इन्हीं में लड़के फंस जाते हैं कि कौन सा द्विगु होगा कौन सा द्वंद्व होगा। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 के बाद इधर 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कुम्हार का तत्सम रूप है। ओके, देखो एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। यहाँ पे मतलब तद्भव जो होता है एक अशुद्ध शब्द, मतलब बोल सकते हैं हिंदी संस्कृत का अशुद्ध शब्द होता है, और तत्सम मतलब शुद्ध होता है, ठीक है। तो कुम्हार का तत्सम रूप है, हमें कुम्हार का तत्सम रूप बताना है। कुमार हो जाएगा, या कुम्हार हो जाएगा, या कुंभकार हो जाएगा, या काष्ठ हो जाएगा। सही ऑप्शन है कुंभकार, ठीक है। हमें मतलब हम लोग ऐसे कुम्हार कह देते हैं, लेकिन असली मतलब एक तरह शुद्ध शब्द कुंभकार होता है। ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में आग का पर्यायवाची शब्द है, हमें आग का पर्यायवाची शब्द बताना है। अग्नि, जलज, पावक। अब देखो यहाँ पे लड़के, यहाँ पे अग्नि, आग का पर्यायवाची शब्द सब जानते हैं कि अग्नि होता है, क देखेंगे, और 16 नंबर का यहाँ पे जो क यानी ए ऑप्शन रहेगा उसी को मतलब रंग देंगे, लेकिन गलत हो जाएंगे वहीं पे। क्यों? क्योंकि अग्नि, जलज, पावक, यहाँ पे देख रहे हो पावक भी होता है, यानी क और यहाँ मतलब ये फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है, और यहाँ दिया है कि क तथा ग दोनों, इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ 16 का डी होगा, न कि ये। क्लियर, चलो तो इस प्रकार आप सारे ऑप्शन को थोड़ा पढ़ भी लेना, ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट में देखा और वो सही हो गया तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। चलो अगला हम लोग यद्यपि में संधि है। भाई यद्यपि में कौन सी संधि हमें बताना है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, इसमें कौन सा संधि है क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये बताना है। तो यद्यपि काफ़ी फेमस शब्द है, और इसमें यण संधि है, सीधे सीधे याद रखना, चूंकि देखो यहाँ संधि में पढ़ाऊंगा तो मतलब कैसे क्या है तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने इसका मतलब पूरा पूरा संधि का एक लेक्चर ही लगभग 30 मिनट का बना रखा है, तो आप वो जाकर देख सकते हो लेक्चर, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 17 के बाद 18 नंबर कि मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। देखो इसमें तो आप लोग मधु का रूप, फिर फल का रूप और नदी का रूप, ये तीनों आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं तीनों में से यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पूछेगा। तो आप तीनों मधु, फल और नदी का याद कर लेना, याद रहेगा तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप होता है, ठीक। यहाँ हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आप चतुर्थी विभक्ति हमें बताना है और बहुवचन रूप, तो बहुवचन में तृतीया में आप लोग जानते हो मधुव्य होता है, चतुर्थीय में भी मधुव्य होता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा मधुव्य, ठीक। ये वाला ख वाला 18 का बी वाला एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद 19 का हमें क्या बताना है कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन। ओके, नदी का हमें तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। तो देखो तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति में आप सब लोग जानते हो कि लगभग सब में मतलब व्यह आता है, तो यह भी यही ऑप्शन होगा, नदीव्य सही हो जाएगा, ठीक। तृतीय, चतुर्थीय और पंचमी लगभग यहाँ तक व्यह लगभग सभी रूपे में आता है। जैसे बालक का भी पढ़ते हो तो बालकभ्य आता है। तो ये ट्रिक है एक तरह से, इसका मतलब आप अपने हिसाब से इसको ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। हालांकि हमेशा ये काम नहीं करेगा, किसी किसी में थोड़ा अलग भी हो जाता है, तो आप लोग देख लेना। सबसे अच्छा है कि आप लोग याद ही रखना है, ठीक। 18 19 हो गया। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि पट धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। ओके,
पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप बताना है। अब देखो पठ धातु का भी आप इसमें 5 टाइप होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ब्रीलिंग, ऐसे भी 5 टाइप होते हैं। तो पाँचों टाइप को याद कर लेना। तो इसका याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में 3 ही में से पूछेगा, कि तो पठ का पूछेगा, कि तो लिख का पूछेगा, कि तो 3 धातुओं में से किसी एक का पूछेगा यहाँ पे। तो एक याद रहेगा तो आप उसके आधार पे इसका किसी का भी निकाल सकते हो। तो आप लोग याद कर लेना। और बाकी ये आप लोग का हिंदी का अनुवाद बनाने में भी काफ़ी काम आएगा, इसलिए इसको याद कर लेना। हिंदी का नहीं मतलब जैसे हिंदी लाइन से उसका संस्कृत में अनुवाद करना हो तो ये काम आता है। ठीक, तो पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप हमें बताना है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि पठामी, पठावह, पठामह, आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो पठामी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पठ धातु लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप पठामी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा पठामी एक वचन, पठावह पठामी, पठावह, पठामह, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक, तो पठामी एक वचन हम लोग का रूप हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये पूरे के पूरे 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, ये 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। इन आपके सोच में जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें देखना, इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम आएंगे। आप लोग एग्जाम देकर आना, उसके बाद इसको मिलाना। मैं खुद एनालिसिस करवाऊंगा खुद कि कितना आया, मैं खुद आपको दिखाऊंगा उस समय ये पेपर ला करके, देखो मेरा ये क्वेश्चन भी फंसा, ये क्वेश्चन भी फंसा, ऐसे मैं देखो ना दिखाऊंगा। ठीक, तो इन सबको आप लोग तैयार कर लेना। बाकी इसी प्रकार की चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, आप चैनल पे जाकर उन वीडियोज का मतलब आप लाभ लीजिए, उन वीडियोज को ज़रूर देखना। ठीक, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।